गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। स्टूडेंट्स, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो कम मार्क्स में आए या फिर 2 या 3 मार्क्स में आए, बट ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए आज हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता में हमें दिख रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। पहला है आपका जैव और दूसरा है विविधता। ठीक है, बायो है फर्स्ट शब्द और दूसरा वर्ड जो है वो है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जीव जंतु। ठीक है, जीवित जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीजें। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में क्या आ सकते हैं? प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में और भी मैमल्स आ सकते हैं। ठीक है, आपके किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु हो, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, उसके बाद में आपके कार्निवोरस हो, मतलब मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, ठीक है, हवा में उड़ने वाले पक्षी हो, ये सारे जितने भी जीवित हैं, जिनमें जीवन है, ठीक है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या फिर वो विशाल से विशाल कोई जीव जंतु हो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मैक्रो भी हो सकते हैं जो कि बड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो जीवन है, किसी भी प्रकार का कोई भी जीवित जंतु है, वो या वो प्लांट हो या जंतु हो, वो इसके अंदर जैव शब्द जो है इसके अंदर आ जाता है। फाइन, अब देखिए विविधता का मतलब क्या है। जैव का मतलब तो हम समझ गए कि जीवित चीजें, जितनी भी दुनिया में जीवित चीजें हैं वो सब आ गई। उसमें मनुष्य भी शामिल है, उसमें जीव जंतु भी शामिल है और उसमें पेड़ पौधे भी शामिल है। ठीक है, अब विविधता का मतलब क्या है? देखिए, विविधता का मतलब होता है कि वैरायटीज। ठीक है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें चीज़ों की कई तरह की वैरायटीज़ मिलती है। ठीक है, कोई भी एक आपको कोई भी आपको थिंग खरीदना है तो उससे संबंधित कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो वैसे ही विविधता का मतलब यहाँ पर कैसा है कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के मनुष्य, अलग अलग प्रकार के आपके जो मोलस्क है, मोलस्क का मतलब पानी में रहने वाले या फिर जमीन पर रहने वाले, किसी भी प्रकार के, जिनमें वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। जैसे आप किसी क्षेत्र विशेष में अगर देखोगे, मान लो कि हमने कहा कि भाई कोई घास का मैदान है, ठीक है, उस घास के मैदान में कई प्रकार के जीव जंतु आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा कि जो घास को खाने वाले जीव है वो भी उपस्थित है, उन जीवों को खाने वाले जो शेर या चीता वगैरह ऐसे जीव वो भी उपस्थित हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जीवों में पाए जाने वाली जो वैरायटीज है, जो विविधता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब विविधता इन द सेंस कि वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित होना जैव विविधता कहलाता है। फाइन, चलिए, ये पहला इसका मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब देखिए कि जैव विविधता कहाँ पर ज्यादा मिलेगी, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इन द सेंस कि हर एरियाज में तो हमें, जैसे कि अभी हम अगर किसी शहर में हम रह रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें कोई एनिमल्स ज़्यादा वैरायटीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको सर्वाइव करने के लिए उनके अनुकूल कारक जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अब जैव विविधता किस क्षेत्र में ज़्यादा होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जिन स्थानों पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, मतलब रेनी सीजन होता है या रेनी सीजन में बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, और दूसरी जो होती है वो तापमान, मतलब कि ऐसे स्थान जहां पर ताप अधिक हो और ऐसे स्थान जहां पर वर्षा भी अधिक हो रही है, दोनों ही चीजें अगर किसी स्थान विशेष पर होती हैं तो उस स्थान पर जीव जंतुओं की अत्यधिक प्रजाति पाई जाती है। देखो, जीवों को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? उनको पानी चाहिए सबसे पहली चीज़, ठीक है, और प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए। तो पानी और टेम्परेचर अगर वहाँ पर मिल जाता है, देखिए, क्योंकि अगर पानी मिलेगा तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, टेम्परेचर अगर वहाँ पर एक अच्छा एवरेज टेम्परेचर रहता है तो प्लांट के ग्रोइंग में हेल्प होगी। और अगर पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज रहे हैं या पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु जो पेड़ पौधों पर आश्रित भी होते हैं या फिर
पेड़ पौधों पर आश्रित रहने वाले जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार के वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ कि तापमान जहाँ पर ज़्यादा, ये दोनों चीज़ें अगर जिस स्थान पर भी होंगी, वो दुनिया का कोई सा भी स्थान हो, वहाँ पर आपको जैव विविधता मतलब जीवों की जो वेराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। देखो, अगर मान लो कि किसी स्थान पर बारिश ज़्यादा हो रही है पर तापमान नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जैव विविधता में कमी आ जाएगी। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ताप तो बहुत ज़्यादा है पर बारिश नहीं हो रही है, जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट है हमारा, तो डेजर्ट में क्या होगा कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है बट पानी नहीं है, तो तब भी वहाँ पर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो है वो नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे सेलेक्टेड एनिमल्स या प्लांट्स ही सर्वाइव कर सकते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर जो प्लांट है या एनिमल्स है वो मर जाएंगे, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही चीज़ों का होना ज़रूरी है, बारिश भी होना चाहिए और तापमान भी वहाँ का अधिक होना चाहिए। अब देखिए, तापमान कम होने से क्या होगा, यहाँ पर बारिश का तो खैर समझ में आता है कि भाई पानी सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। अगर तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तापमान अगर देखो, हमारा जो शरीर है पूरा, ये पूरा एक जैव रासायनिक शरीर है, मतलब कि इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं या कोई भी जीव अगर भोजन करता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन हो तो वो अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है, पचता है, उसको पचाने के लिए एक उचित तापमान चाहिए होता है, उसे पचाने के लिए कई प्रकार के अम्ल चाहिए होते हैं जो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो अगर तापमान, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 प्लस माइनस, मतलब कि 37 से 1 डिग्री ऊपर भी हो सकता है और 1 डिग्री नीचे भी हो सकता है, ये प्लस माइनस में चलता है, बट इससे ज़्यादा वेरिएशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो एक जो फिक्स टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो 37 डिग्री होता है। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है तो हमारे जितने भी अंदर की जो बायोमैकेनिकल रिएक्शंस है या बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, भोजन को पचाने से लेकर के सांस लेना या फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना या और इस तरह का कोई भी सिस्टम हमारे जो बॉडी के अंदर काम करता है वो सब अच्छे से काम करते रहेंगे। ठीक है, अगर तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए कि टेम्परेचर हम किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है प्रॉब्लम होने, भाई शरीर को ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है जिससे बॉडी का जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है और इसीलिए वहाँ पर जो है तापमान का प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आप कम की तरफ जाओ, अगर तापमान कम होता जाएगा, मतलब 40 से अगर मतलब 37 से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, मान लीजिए 20 हो गया या 25 डिग्री एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर तो अगर 1-2 डिग्री भी गिरता है तो हमें हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री है, कम है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी, जैसे मान लीजिए आपने पानी पिया, पानी ठंडा है, ठंडा पानी पहले आपकी बॉडी से टेम्परेचर या गर्मी जो है उसको सोखेगा, तब जाकर के वो बॉडी उसको अपने काम में ला सकती है। कहने का मतलब कि वहाँ पर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सर्वाइव कर पाएगी। तो वर्षा और तापमान दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई वर्षा वन है, ठीक है, जैसे कि अमेज़न का है या सुंदरबन है हमारे इंडिया के अंदर, या घाट के मैदान है, घाट के जंगल है, सॉरी, जो साउथ में होते हैं, तो अगर ऐसे वर्षा वनों पर बारिश अत्यधिक मात्रा में हो रही है पर तापमान अधिक नहीं है, ठीक है, तापमान वहाँ का कम है, तो क्या होगा कि फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, मतलब एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु ही वहाँ पर फिर रह पाएंगे। जो ओवरऑल जो आपकी स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि फंगस लग जाएगी हर जगह पर तापमान कम होने की वजह से, क्योंकि पानी तो हमेशा ही गिर रहा है वर्षा वन में, तो वहाँ पर पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे, और अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो अब हम पहले ये समझते हैं कि भाई धरती पर, हमारी पृथ्वी पर ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है और तापमान भी वहाँ का ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, उस भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, देखिए ये ऊपर की तरफ कर्क रेखा है और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ मकर रेखा है। कहने का मतलब है कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, जो धरती के बीचों बीच से जाती है, उसके दोनों ही तरफ, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है,
ठीक है, वो जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। मतलब कि वहाँ पर जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है उसको समझिए। देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पड़ती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो ये मध्य भाग है यहाँ पर सूरज की किरणें साल भर पड़ती हैं और अच्छे अमाउंट में यहाँ पर सनलाइट आता है। दैट मीन्स सनलाइट अगर अच्छी अमाउंट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ऑलवेज कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, एवरेज टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन मीन्स पानी का भाप बन के उड़ना। ये पानी जो है भाप बन के उड़ रहा है, वेपर जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वेपर फॉर्म कर रहा है। अब जितनी ज़्यादा बारिश होगी, जितनी ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा, जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर बारिश होगी। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपकी जो बारिश है, जो रेन है, वो भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो आपकी जो भूमध्य रेखा है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये केवल हम किसी देश की बात नहीं कर रहे, ये पूरी पृथ्वी पर, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक जो बेल्ट चलेगा पूरा सर्कुलर, ठीक है, पूरी अर्थ पर। तो इस पट्टी पर, ठीक है, भूमध्य रेखा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन की जो है रेज वहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसी वजह से इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो बारिश भी अच्छी होती है, ठीक है। तो बारिश और तापमान दो चीज़ें मिल गई, तो दो चीज़ें मिल गई मतलब कि इस पूरे क्षेत्र में जो है आपकी जैव विविधता है, जीव जंतुओं की जो संख्या है और उनकी जो प्रकार है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ही ध्रुवों में आप किसी भी ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, तापमान हमें पता है कि कम होता जाए। अब धीरे धीरे तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप जैसे हमारे देश की ही अगर हम बात करें तो अगर आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो हिमालय पर्वत आएगा तो वहाँ पर और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ध्रुव की तरफ जब हम जाते हैं तो तापमान जो है पृथ्वी का वो कम होने लगता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। अब देखिए जरा कि तापमान अगर टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह इवॉपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इवॉपरेशन कम अगर हुआ दैट मीन्स कि बारिश भी जो है वो कम होगी। तो तापमान के घटने से सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती। तो फिर ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, भाई हमें पता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादातर आप जब ऊपर जाओगे तो क्या होता है, बर्फ जमी मिलती है आपको, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पर ध्रुवों पर जो है बर्फ़ आपको जमी हुई मिलेगी, ठीक, मतलब कि बहुत ठंडा एरिया है, माइनस में भी तापमान वहाँ पर होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज है तो पानी तो इवॉपरेशन होना चाहिए, पानी का तो वाष्पीकरण होना चाहिए, वो भाप बन करके उड़ना चाहिए, पर यहाँ पर तो उल्टा क्या हो रहा है, पानी जम रहा है, ठीक है। मतलब कि बारिश वहाँ पर होने की संभावना कैसी है, बहुत कम है, क्योंकि पानी तो पहले से ही सारा क्या हुआ है, वहाँ पर जमा हुआ है। तो इसीलिए बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो जीवन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो उत्पन्न नहीं होंगी। भाई पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधों ने अगर ग्रो नहीं किया तो मतलब कि वहां पर कोई भी जीव जंतु, आपका जो एनिमल है वो सरवाइव नहीं करेगा। फाइन, तो दोनों ही तरफ सेम स्थिति है। आप ध्रुवों पर चाहे ऊपर की तरफ जाइए या ध्रुवों पर चाहे नीचे की तरफ जाइए। और ये देखिए अर्थ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, तो ऐसा तो है ही नहीं है कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ है ये, ठीक है। ये तो हम भी समझ रहे हैं कि लॉजिकली अगर उसको देखें तो सन रेज जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसीलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ में नीचे की या ऊपर की तरफ जाते हो, पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ, तो आपका जो तापमान है वो कम होगा, और तापमान के कम होने से बारिश कम होगी, बारिश के कम होने से जीव जंतुओं की जो प्रजातियां वहां पर नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, पर उसमें जैव विविधता में कमी आ जाएगी। अब देखेंगे हम कि ध्रुवों पर भी जीवन होता है,
पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जीवन नहीं है, पर फिर वो होता है सेलेक्टिव लाइफ है, मतलब कि विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु जो उस दशा को सहन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तापमान मान लो -5 डिग्री है, ठीक है, तो अब -5 डिग्री में जो जीव यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर तो नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको तो 25-30 के टेम्परेचर में रहने की आदत है, पर यहाँ पर तो टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर वहाँ पर सर्वाइव कैसे जीव जंतु करेंगे, जिन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया है। जैसे कि पोलर बियर होता है, ठीक है, जो ध्रुवीय भालू होता है, उस ध्रुवीय भालू में इतनी क्षमता होती है कि वो बर्फ़ के ठंडे पानी में, जो आइस का जो वाटर होता है, उसके अंदर भी वो है शिकार करके और अपना जीवन जो है जी सकता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। ठीक, तो नेचर ने उसको ऐसे डेवलप किया है, या उसने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है कि वो बहुत ज़्यादा ठंड को वहाँ पर सहन कर सकता है। ठीक, फिर और भी कई तरह के प्लांट होते हैं जिन पर मतलब साल भर बर्फ़ पड़ती रहती है, उसके बाद भी वो जो है मरते नहीं है, वो उनका जीवन खत्म नहीं होता है, तो उनको प्रकृति ने उस तरीके से ढाला हुआ है। तो ध्रुवों पर अगर आप जाओगे तो जैव विविधता कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु ही सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपकी बेल्ट है पूरी, जो भूमध्य रेखा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवन मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा वैरायटी वाले जीव जंतु यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम भी देखते हैं ना कि भाई अधिकतर लोग शहरों में रहना क्यों पसंद करते हैं। शहरों में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में, जितने बड़े शहरों में जाओगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तब भी वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कि रोजगार से लेकर के और जीवन यापन की सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, इसीलिए लोगों का झुकाव उस तरफ होता है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि छोटे गाँव में या छोटे शहरों में, तो वहाँ पर जो है जनरेशन का जो ग्राफ है, उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पर आवश्यक वस्तुएं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इस बेल्ट के अंदर, इसीलिए जीव जंतु यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाओगे तो फैसिलिटीज़ कम होती जाएंगी, और इसीलिए जीवन जो है आपका वो भी कम होता जाएगा। कुछ सेलेक्टिव लोग ही वहाँ पर रह पाएंगे। फाइन, चलिए, तो ये इतनी बात हो गई कि जैव विविधता क्या होती है, और वर्षा और ताप जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर जैव विविधता आपको मिलेगी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं कि जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जैव विविधता जो है वो मुख्य रूप से मेनली ये 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है आनुवांशिक। आनुवांशिक एक शब्द का मतलब क्या है? आनुवांशिक जैव विविधता या विविधता। ठीक है, अब आनुवांशिकी का मतलब हम सभी को पता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब, आनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या गुणों का या किसी भी जीव का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, यह आनुवांशिकी का मतलब। वंश आपको दिख रहा है यहाँ पर एक शब्द है वंश, और आनुवांशिक मतलब कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफर करना। तो अब आनुवांशिक विभिन्नता क्या है? आनुवांशिक डाइवर्सिटी ये क्या होती है? जैव विविधता जो है आनुवांशिक में, उसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे जो भी नेचर, जो भी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है। ठीक है, जैसे कि किसी का फेस मिलता है अपने मम्मी या पापा से, या किसी की बोलने का स्टाइल हो, या बालों का इस तरीके से कोई भी स्टाइल हो, तो लगभग हमारी सारी क्वालिटीज़ जो है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, अब डाइवर्सिटी क्या है? अगर डाइवर्सिटी का मतलब है, आनुवांशिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि इन गुणों में भिन्नता, भाई हम उनके जैसे गुण तो हैं, पर पूरी तरह से क्या हम सेम है? क्या नहीं है। एक दूसरे के क्लोन है? क्या नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं कि पूरी तरीके से जैसे सेम टू सेम क्वालिटीज़ हमारे पापा या मम्मी के अंदर है, वैसी की वैसी ही पूरी की पूरी क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि फिर तो हम एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका पेरेंट डीएनए है, तो पेरेंट डीएनए और आपका जो डॉटर डीएनए है, मतलब कि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए है, इन दोनों में लगभग 90 से 95% समानता होती है। ठीक है, मतलब कि जो आपके पेरेंट्स का डीएनए है और आपका जो डीएनए है, या आपके रिलेटिव्स का जो डीएनए है, वो 85 से 95% के बीच में सेम होता है। फाइन, अब
कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए, वही तो विविधता है। नहीं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाने का मतलब क्या, ये तो क्लोनिंग हो जाएगी। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस अपने आप को क्लोन करता है, जैसे मान लीजिए एक कोई बैक्टीरिया है, ये अब इसी से दो भागों में बट करके और ये 2 बैक्टीरिया बना लेता है, तो इन दोनों में सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी आ रही है, मतलब विविधता आ रही है। आप देखोगे कि जितने भी प्रकार के दुनिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य, उसकी बहुत ज़्यादा संख्या है कि आप देखोगे कि 750 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो गई है वर्ल्ड की। पर उसमें से, ठीक है, उसमें से बहुत ही कम लोग, रेयर केस ऐसा होता है कि किसी का फेस दूसरे के फेस से मिलता है, ठीक है, मतलब सेम टू सेम कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मिलता जुलता हो सकता है, मतलब कि उसके जैसा दिख रहा है या कुछ क्वालिटीज उसके जैसी है, बट सेम टू सेम किसी का भी जो है फेस एक दूसरे से या क्वालिटीज सारी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर आनुवांशिक विविधता है, ठीक है, एक दूसरे से वो उनके जो जीन्स हैं वो डिफरेंट है और डिफरेंटली होकर वर्क कर रहे हैं, तभी तो जैव विविधता आई है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन रखना है तो क्या करना है भाई, सेम कास्ट में, सॉरी मतलब सेम जो आपका होता है ना कि गोत्र वगैरह में एक साथ मैरिज या शादी नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए आपने जिससे मैरिज की है, जिससे शादी की है, उसका भी सेम गोत्र है और आपका भी सेम गोत्र है, या सेम फैमिली से आप बिलोंग करते हो, हालांकि दूर का रिश्ता हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो जीन्स है, जो आपका डीएनए है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेम है। और अगर आप में आपकी जो फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसका जो जीन्स होगा, उसका जो डीएनए होगा, वो और ज़्यादा जो है उस आप दोनों से उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं हो रही है, मतलब कि कोई वहाँ पर क्वालिटी को या जीन्स को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो केवल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसलिए जैव विविधता में कमी आ जाती है, ठीक है। और इसीलिए बायोलॉजी भी इस बात को मानती है, और एनिमल्स में भी आपने देखा होगा कि जब मेल एनिमल्स होता है वो बड़ा हो जाता है तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाता है ताकि इंटरनल ब्रीडिंग ना हो, वो अपनी ही फैमिली की किसी फीमेल के साथ ब्रीड ना करे, इसीलिए उसको उसके झुंड से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि वहाँ पर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज तो क्या होगा, उनका डीएनए जो है फिर एक स्टेज पर आकर के, और उनका डीएनए जो है वो पूरा विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो आगे संतान उत्पन्न भी नहीं कर पाएंगे। तो आनुवांशिक विविधता का मतलब यही है कि जो हमारे जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, उसमें कई प्रकार की जो है विभिन्नताएं आती है, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला है स्पीसीज डाइवर्सिटीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है प्रजातीय विविधता, ठीक है। प्रजाति का मतलब एक तो होती है जाति, ठीक है, और दूसरी है हमारी प्रजाति। तो प्रजाति का मतलब क्या है, पहले तो ये समझे। जैसे मान लीजिए मनुष्य जाति है, ठीक है, अब जितने भी 750 करोड़ लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो सबके सब क्या हैं, वो सबके सब ह्यूमन बीइंग है, मतलब मनुष्य हैं, परंतु उनमें सभी में कई सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं ह्यूमन बीइंग से वो अलग दिखते हैं, ठीक है, उनकी हाइट अलग होती है, उनका कलर अलग होता है, उनका जो रहने का तरीका है वो अलग होता है, ठीक। आप अगर थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो अलग दिखेंगे, फिर साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ के जो लोग हैं वो अलग होंगे, अंग्रेज लोग अलग होंगे, अमेरिकन अलग होंगे, रशियंस अलग होंगे, और इधर अगर चाइना और आप अगर जापान जाते हो तो वहाँ भी जो है उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर से लेकर के जो भी उनका डीएनए है वो सब कुछ डिफरेंट होता है। मतलब कि ये क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। मनुष्य तो है सब, पर मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां हो गई, ठीक है। जैसे अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए, ब्रिटिश हो गए, चाइनीज़ हो गए, जापानीज़ हो गए, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले जो अरब के देश हैं वहाँ के लोग हो गए। तो इस तरीके से मनुष्य एक है, परंतु उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जो जातियां हैं, वो उन्हीं को फिर हम बोलेंगे कि ये प्रजाति है, इसकी उपजाति है एक तरीके से। तो ऐसा एनिमल्स में भी होता है। जैसे आप देखोगे कि जो डॉग्स हैं, या कुत्ता है या बंदर है, कोई भी एक आप एनिमल ले लीजिए, ठीक है, तो हमने देखा है कि जो डॉग्स है वो भी कई वेराइटीज़ में आते हैं भाई। जर्मन शेफर्ड आता है, ठीक है, एक पोमेलियन आता है, फिर एक हमारा जो देसी या स्ट्रीट डॉग होता है वो होता है। मतलब है तो सारे डॉग्स, ठीक है, बट उनमें भी क्या है, उनमें भी उनकी जो कैटेगरीज है वो और ज़्यादा फिर डिफाइन होने लगती है, मतलब कि डिवाइड होने लगती है। तो उसी को बोला जाता है प्रजाति है, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि प्रजाति किसे कहते हैं। अब प्रजाति के बाद आता है डाइवर्सिटी, विविधता, ठीक है। उन प्रजातियों में हर प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड की अगर हमने बात की तो उसकी हाइट अलग होगी,
उसका जो एग्रेसिव नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसकी डाइट अलग होगी, उसका बालों का रंग अलग होगा, उसका जो है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होंगी, ठीक है, पर कुछ मूलभूत ऐसे गुण होंगे जो सभी डॉग्स में होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में रहने वाला, मतलब जंगली जो डॉग्स होता है फॉरेस्ट का, उसकी अगर बात करें तो उसका जो है पूरा का पूरा जो है वहाँ पर क्वालिटीज़ में पूरा डिफरेंट आ जाएगा। जो हमने पाला हुआ है वो भी अलग है और जो जंगल में मिलता है वो भी अलग है। फिर दूसरा जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें सारी वैरायटीज आ जाएगी। फिर एक आपका वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो भी अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन प्रजातियों में, ठीक है, चाहे वो मंकी हो, डॉग हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, इनमें मूलभूत रूप से कुछ समानताएं हैं को जोड़ती है, ठीक है। मनुष्य सब हैं परंतु फिर उनमें भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रजातीय विविधता। जो प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं होती हैं वो प्रजाति विविधता कहलाती है, ठीक है। अब अगला आता है कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या इसको बोला जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोसिस्टम से हम समझ ही गए होंगे, हम कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं वही वहाँ की जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो अब इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो क्या, कोई भी इकोसिस्टम ले लो आप, जैसे मान लो कोई घास का मैदान का इकोसिस्टम आपने लिया, तो अब घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें आपके सबसे पहले तो ग्रास होगी, मतलब घास होंगी जो कि प्रोड्यूसर का काम करेगी, उत्पादक का काम करेगी, फाइन। तो ये तो एक पौधे की एक प्लांट है, ये भी एक घास, और ये सबसे पहला आ गया, उत्पादन का काम करेगी, ठीक। फिर घास को खाने वाले इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े होंगे या एनिमल्स होंगे, जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, वो हो गए। फिर उनको खाने वाले कार्निवोरस हो गए, मतलब कि मांसाहारी हो गए। अब इस तरीके से अगर आप देखो तो एक जंतु दूसरे जंतु पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर कुछ जीव जंतु डिपेंड कर रहे हैं, फिर जो मांसाहारी है वो प्लांट को जो ईट करता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये पूरी फूड चेन बनती है, जो कि हमने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फूड चेन क्या होती है। तो एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब कि यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। और एक फॉरेस्ट हो या फिर आपका मान लीजिए सी है या फिर आपका कोई घास का मैदान है, तो वहाँ पर कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, वो बहुत बड़ा, उसका जो आपका जो बायोम है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फूड चेन्स होती हैं, ठीक है, और इसीलिए वहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या और उनकी वेराइटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक क्षेत्र विशेष में या किसी एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में जो भी विविधताएं हैं, जैव विविधताएं हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता, ठीक है। अब जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा उसमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं भी उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। इकोसिस्टम अगर छोटा है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी, उसकी रेंज जो है कम होगी। भाई इकोसिस्टम तो हमें हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भी मिलेगा, मतलब कि आपकी जो कृषि भूमि है, जो फसलें आप लगाते हैं, वहाँ पर भी इकोसिस्टम होता है, ठीक है, परंतु वहाँ पर जैव विविधता उतनी नहीं है, ठीक है। पर आपका जो इकोसिस्टम का आकार जितना विशाल होगा, जैसे सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र का होता है, सी वाटर। तो समुद्र के इकोसिस्टम में जो जैव विविधता होंगी वो वहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो लाखों प्रकार के हैं, ठीक है, उनकी गिनती भी हम नहीं कर सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से अगर बात करें तो 1.7 बिलियन के आसपास अर्थ के ऊपर जो है एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये भी ऐसा अमाउंट है जो हमें हमारे नॉलेज में है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर और नई नई चीज़ें सामने आती रहे, ठीक है। अब देखो इसमें भाई आपका ह्यूमन बीइंग भी आ गए। ह्यूमन बीइंग को तो खैर हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे से हम बात भी कर सकते हैं, पर जो एनिमल्स हैं उनमें आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर अगर किसी की सबसे ज़्यादा प्रजाति मिलती है तो वो होती है कीड़े मकोड़ों की, मतलब इंसेक्ट्स की, ठीक है। उसमें चींटियाँ हो सकती हैं, ठीक है, मकड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है, इसी तरह का कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, चाहे वो कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो, या पेड़ पौधों को खाता हो या फिर मीट खाता हो। तो कीड़े मकोड़ों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि किसी एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में, किसी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी एनिमल्स की वैरायटीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, फाइन।
तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, जीन्स में होने वाली, स्पीसीज मतलब प्रजातियों में होने वाली, और कम्युनिटी या इकोसिस्टम जो कि पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली। ठीक, अब ये हमने बता ही दिया है कि विषुवत रेखा पर प्रजाति विविधता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब जैव विविधता को मापने का क्या प्रकार है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्षेत्र में जैव विविधता कितनी है, ठीक है, या फिर कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पॉल विलियम और डिक वैन राइट ने ये मापन की विधियाँ जो है यहाँ पर डेवलप की है। मापन की विधियों को पॉल विलियम और डिक वैन राइट ने सबसे पहले डेवलप किया है। कौन कौन सी मापन की विधियां हैं? पहली है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। 3 प्रकार की यहाँ पर उन्होंने डाइवर्सिटी को, एक तरह से उन्होंने डाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन किया। मापन से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं ना कि भाई कि कोई चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, उस तरीके का मापन नहीं है ये। मापन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वर्गीकरण उन्होंने किया है वो बहुत ही सरल और आसान किया है ताकि वो अच्छे से स्टडी किया जा सके, समझा जा सके, ठीक है। तो अल्फा डाइवर्सिटी में उन्होंने उन्होंने क्या चीज़ें बताई है कि जो भी प्रजातियां हैं उनकी संख्या को बताता है। अल्फा डाइवर्सिटी जो है जीव जंतुओं की मतलब उनकी जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या को बताता है, मतलब नंबर्स को बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस विशिष्ट क्षेत्र के अंदर इतनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ये संख्या बताएगा। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी, ये उन जीव जंतुओं की, उन पेड़ पौधों की संरचना से संबंधित उसको क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है, संरचना से संबंधित। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई रेंगने वाले जीव जंतुओं को अलग कर दो, ठीक है, अब जो अपने पैरों पर चलते हैं उनको अलग कर दो, या पानी में रहने वालों को अलग कर दो और ज़मीन पर रहने वालों को अलग कर दो। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन इसके अंदर होता है, मतलब कि उनकी शारीरिक संरचना जो है उसके आधार पर उनको इसके अंदर रखा जाता है। अल्फा के अंदर सिर्फ संख्या बताएगा, बीटा के अंदर संरचना बताएगा, और गामा के अंदर भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाई देखो, जैसे कि हमने कहा कि ताप और बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हो सकता है कि कुछ 100 सालों में या कुछ दशकों के अंदर किसी जगह का तापमान परिवर्तित हो जाए, या पहले वहाँ पर बहुत बारिश होती थी अब बारिश नहीं हो रही है, जैसा हो ही रहा है आज के टाइम पर कि पहले अगर हम देखते थे तो पुराने टाइम पर हमारे पेरेंट्स के ज़माने में वहाँ पर अच्छे से बारिश होती थी, ठंड भी अच्छे से पड़ती थी, गर्मी भी अच्छे से पड़ती थी, मतलब तीनों जो सीज़न है हमारे वो प्रॉपर अच्छे से सिस्टम में, शेड्यूल में चलते थे। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ठीक है, जब भी हम देखते हैं कभी भी बारिश हो जाती है, ठंड में भी बारिश हो जाती है, गर्मी में भी बारिश हो जाती है, और बारिश के दिन में भी बारिश हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब कि इस क्षेत्र विशेष की जो तापमान है, उस क्षेत्र विशेष में जितनी बारिश हो रही है उन सब में परिवर्तन आ गया है, भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। तो भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ है तो जैव विविधता में भी परिवर्तन होगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी चेंज हो जाएगी। भाई सारी चीज़ें पहले अच्छे से हो रही थी तो जीव जंतु सब बहुत अच्छे थे, खुश थे, सब अच्छे से अच्छी संख्या में रहते थे, पर अब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई तो जीव जंतुओं की संख्या भी कम हो गई और उनकी जो विविधता है वो भी कम हो गई। फाइन, चलिए, तो ये भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कि आगे कि इन बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली जो गामा जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ये भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। तो यहीं से हम इसको आगे थोड़ा सा ले लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता में कमी कब आती है या जैव विविधता में वृद्धि कब होती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर या कारक हैं या जिनकी वजह से वहाँ की जैव विविधता या तो कम हुई है या फिर जैव विविधता बढ़ी है, ठीक है। तो उसमें पहला है हमारा कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, जो नेचुरल हैबिट्स हैं इनके, ठीक है, जो नेचर ने उनको रहने के लिए जगह दी है वो ह्यूमन बीइंग ने, मनुष्यों ने उसको नष्ट कर दिया। जैसे जंगल काट कर खेती के लिए ज़मीन बना ली, ठीक है, या फिर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा ली या कोई शहर बना लिया। तो इस तरीके के काम करने से वहाँ पर उनका जो प्राकृतिक आवास है जीवों का वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
भाई वहाँ पर उनको भोजन मिलता था, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो हमने बिल्डिंग बना ली। वहाँ पर उनको पानी मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जीव जंतु जो है या तो पलायन करते हैं, मतलब कि दूसरे क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं, और इसीलिए उस क्षेत्र की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सभी को पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से वो जो पृथ्वी है हमारी, उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाने नहीं देती है, और इसीलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरी पृथ्वी का तापमान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का तापमान, अगर पूरी पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो अंदर जितनी भी जैव विविधता है उन सब पर उसका असर पड़ेगा। भाई अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघलने लग रही है अब। ठीक है, और पिघलने लगेगी तो उसका पानी जो है वो कहाँ आएगा, महासागरों में आएगा, समुद्र में आएगा, जिसकी वजह से समुद्र का भी जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर एक चीज कोई भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ध्रुवों की बर्फ पिघलकर सागर में आ गई है, तो अब यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा जो चक्र है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई बारिश टाइम पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इवोपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या वायु में आर्द्रता की अधिकता हो गई या कमी हो गई। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो तापमान के परिवर्तन से पूरी पृथ्वी का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वातावरण है, उसमें जो है एक तरीके से डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसीलिए उसका प्रभाव फिर सभी जीवों पर दिखाई देता है। अब देखिए, ये जो प्रभाव है वो ऐसा नहीं है कि आज टेम्परेचर बढ़ा और कल आपको उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कई दशकों की बात करें, मतलब ऐसा जो प्रभाव है वो 30, 40, 50 सालों में दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल आज धरती का तापमान बढ़ा, और क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर भी एक दिन में नहीं बढ़ रहा है, आने वाले कई दशकों में जाकर के पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1 या 2 या 3 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लेने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रभाव हमें उतना तेजी से दिखाई नहीं देता है, पर अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो तापमान के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होने से पूरी अर्थ जो है उसका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, फिर देखो कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, मतलब कि मान लीजिए किसी जगह पर एक पर्टिकुलर कोई स्पीसीज या एनिमल्स रहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्षेत्र विशेष है और यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष, ये दो क्षेत्र हैं। ठीक है, एक ये एरिया है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अलग है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अलग है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनकी नेचुरल हैबिट्स जो हैं, जो प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट कर दिए गए। मान लो यहाँ पर हमने जंगल काट के और कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अब वो जीव जंतु क्या करेंगे, वो पलायन करेंगे, वो भाग जाएंगे यहाँ से। अब मान लो उन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो जो एनिमल्स यहाँ पहले से रह रहे हैं उन एनिमल्स को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी कि, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों पर ही उसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, और इसीलिए वो भी एक तरह का जो है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर बुरा प्रभाव डालेगा। फिर नगरीकरण, वही चीज़। ठीक है, आपका मतलब जंगलों को काटना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि आप पेड़ पौधों को काट करके शहर बना रहे हो, गांव बसा रहे हो, बिल्डिंगें बना रहे हो, तो जीव जंतु जाकर कहाँ रहेंगे, इसीलिए वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो हमने एक बात कर ली उसके टाइप्स की, उसके प्रभावों की। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहली चीज़ तो भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो भारत के अंदर जैव विविधता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दक्षिण में घाट के जंगलों में। ठीक है, घाट के जंगलों में, मतलब जो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, उन घाट के जंगलों में, ठीक है, आपकी जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोनों चीज़ें, बारिश भी ज़्यादा होती है और तापमान भी जो है वहाँ पर ज़्यादा है। चूँकि वो पहाड़ है, इसलिए मानसून यहाँ से टकरा कर और बारिश अच्छी होती है, और हमें पता ही है कि साउथ में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए तापमान भी यहाँ का कैसा है, ज़्यादा है। इसलिए भारत में जो घाट के जंगल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो द्वीप समूह है हमारे, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, वहाँ पर भी जो है तापमान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम साउथ में जा रहे हैं, कहाँ पर, भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ का तापमान तो ज़्यादा ही होता है। तो इन दोनों जगहों पर भी, मतलब लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, वहाँ पर भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। फाइन। फिर देखोगे तो आपका जो पूर्वी छोर है, पूर्वोत्तर भारत, जो ये जो हिमालय पर्वत है जो पूर्व में आता है, ठीक है, वहां पर मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, क्योंकि अगर हिमालय की बात करोगे तो हिमालय में तो टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए वहाँ जैव विविधता उतनी नहीं मिलेगी। पर पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर जो है सर्वाइवल होता है, मतलब कि सर्वाइव करने योग्य होता है, इसीलिए वहाँ पर जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद देखो एक और क्षेत्र है हमारा, एक और क्षेत्र है सुंदरवन, ठीक है, जो कि गंगा नदी का डेल्टा होता है। सुंदरवन जो है, यहाँ पर भी सुंदरवन में बहुत सारे जीव जंतु, मतलब उनकी जो वैरायटीज़ है, उनकी जो प्रजातियां हैं, अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, जैव विविधता अच्छी होती है। ठीक। क्यों? सेम रीज़न, सेम रीज़न सबका सेम है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी अच्छी होती है, इसीलिए इन सभी जगहों पर, ठीक है, जो है आपका बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। फाइन। चलिए फिर आगे अगर हम देखें कि कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हम ऐसे पॉइंट्स आपके लिए निकाल के लाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रेमंड एफ दासमान। इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैव विविधता इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रेमंड एफ दासमान ने किया था। ठीक। अब दूसरा एक शब्द आता है, एक टर्म आता है कि बायोम क्या होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बायोम, बायोम क्या है? तो बायोम क्या होता है? समान जैविक तथा अजैविक, भाई किसी क्षेत्र विशेष में अगर जैविक और अजैविक अवस्थाएं समान होती हैं, देन उसको हम कह सकते हैं कि ये बायोम है हमारा। क्या है? बायोम। जैविक और अजैविक घटक मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। इकोसिस्टम के अंदर जो जीवित होते हैं वो जैविक है, और जो अजीवित है, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि निर्जीव चीज़ें जो है वो सब अजैविक में आ जाएंगी। ठीक है, तो बायोम शब्द का मतलब क्या है कि समान जैविक तथा अजैविक अवस्था अगर किसी क्षेत्र विशेष की है तो उसे हम बायोम कहेंगे। ठीक। फिर आप देखोगे कि 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के आपकी जो हमारा जो यूएनओ है, मतलब विश्व जो आपका यूनियन है, उसने ये डिसाइड किया है कि 29 दिसंबर को पूरी वर्ल्ड में जैव विविधता दिवस, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक। फिर एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि 2011 से लेकर 2020 तक, ये जो पूरा दशक है, ठीक है, जो 10 साल है 2011 से 2020 तक, ठीक है, इसको बायोडाइवर्सिटी दशक के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं या जो भी प्रयास किए गए हैं, तो इसीलिए यूएनओ ने इसको 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक के रूप में इसको नामांकित किया है या इसको घोषित किया है। ठीक। फिर आगे एक दो और जानकारियां हैं, उसे भी देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है। ठीक है, कि जैव विविधता भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? हमने बताया कि इन घाट के जंगलों में मिलती है। ठीक है, इन घाट के जंगलों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है, और यहाँ पर भी एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है। कौन सा प्लेस है? वो है केरल की साइलेंट वैली। ठीक है, शांत घाटी नाम की एक जगह है केरल में, साइलेंट वैली, वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। भारत के अंदर जैव विविधता सर्वाधिक होती है साइलेंट वैली में, शांत घाटी में। ठीक है, ये उसका नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि केरल के अंदर वो जगह आती है। ठीक, और ये हिस्सा किसका है? इन्हीं घाट के जंगलों का ही हिस्सा है। ठीक है, उसी के अंदर आता है। फाइन। चलिए, तो ये हमने कुछ फैक्ट्स की बात कर ली। अब एक और फैक्ट है, एक और वर्ड आता है रेड डाटा लिस्ट। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट क्या होती है? रेड डाटा लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड वाइड जितने भी एनिमल्स है, जितनी भी वेराइटीज है, उन सबकी एक लिस्ट होती है, उसको बोला जाता है रेड डाटा लिस्ट। ठीक। फिर बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, उनका जो कंजर्वेशन है, इसको आप देखिए जरा कि जैव विविधता का जो संरक्षण है उनको बचाने का प्रयास करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हमने पढ़ा होगा बुक्स में भी
कि कई प्रजातियां जो वो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब कि जो कि अब पहले मिलती थी पर अब नहीं मिल रही है। और हर साल 10 लाख में से एक प्रजाति जो है विलुप्त हो जाती है रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें। पृथ्वी पर बहुत लाखों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं, मतलब लाखों की संख्या उनकी प्रकार में जीव जंतु रहते हैं, और उन 10 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में से एक जो होता है वो हर साल वो विलुप्त होने की कगार पर आ जाता है या विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा होगा ना कि गुजरात में गिर फॉरेस्ट बना दिया, शेरों के लिए संरक्षित कर दिया, तब जाकर के उनकी संख्या बढ़ रही है। या असम में आप जाओगे तो काजीरंगा है, मतलब गेंडों के लिए बनाई गई एक जगह है, क्योंकि गेंडों का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ उनके सींग के लिए और उनको मार दिया गया, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए वो पार्क बनाया गया, पूरा सेंचुरी बनाई गई। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी 2 पद्धतियाँ होती हैं। देखो, संरक्षण देने की 2 पद्धतियाँ, पहला होती है इन सितु और दूसरा होती है एक्स सितु। इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है, मान लीजिए कि भारत में घाट का जंगल है, उसमें कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो पहला प्रयास क्या किया जाता है, इन सीटू का। इन सीटू का मतलब होता है कि जहां पर वो प्रजाति है या विलुप्त हो रही है उसी क्षेत्र में उसको संरक्षित कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए, कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दिए जाए जिसकी वजह से वो अपने ही आवास में रहे, अपनी ही जगह पर रहे, पर उसको कोई नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए कोई शिकार अगर कर रहा है उसका, तो उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अगर उसको खाना वगैरह वहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो जिस क्षेत्र विशेष में वो रहता है उसी जगह पर उसकी अरेंजमेंट कर दी जाती है, उसकी व्यवस्था कर दी जाती है और उसको संरक्षित कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है इन सीटू स्वस्थान संरक्षण। ठीक है, जिस स्थान पर वो एनिमल रहता था उसी स्थान पर उसका संरक्षण कर दिया गया। ठीक, अब दूसरा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब कि मान लीजिए वो रहता तो यहाँ पर था, ठीक है, पर अब यहाँ पर उसका जो है संख्या बहुत कम हो गई, विलुप्त होने की कगार पर आ गया, और अब वो यहाँ पर जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो फिर क्या किया जाता है कि उस प्रजाति को यहाँ से निकालकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही? इन सीटू का मतलब जहां वो रहता था वहीं पर संरक्षित कर दिया गया। एक्स सीटू का मतलब कि उसको उसकी प्रॉपर प्लेस से हटा करके किसी भी दूसरे प्लेस पर रख दिया गया और वहां पर सारी प्रॉपर कंडीशंस जितनी भी उसको चाहिए, आवश्यक परिस्थितियां, वो जो है उसको उपलब्ध करा दी गई और इस वजह से वो वहाँ पर अच्छे से फल फूलने लगा। तो ये 2 तरीके होते हैं। ठीक, अब कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि भाई क्या ज़रूरी है इन एनिमल्स को बचाने की, मरने दो, हमें उनकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए तो शिकार होता है, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मनुष्य है उसी को जीने का हक है, बाकी कोई भी एनिमल्स जो है उसको जीने का कोई राइट नहीं है, इसलिए अगर ये मर भी जाते हैं, ये ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उससे पृथ्वी या मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, हर जीव जंतु की एक विशिष्ट योगदान होता है, प्राकृतिक आवास में भी और पारिस्थितिक तंत्र में भी। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब आपका जो इकोसिस्टम है पूरा, या जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और इसके बारे में हमने इकोसिस्टम में बहुत डिटेल में बात की थी। जैसे कि शेर अगर कम हो गए तो हिरणों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर वो आकर के हमारे खेतों में नुकसान पहुंचाने लगेंगे। या फिर ऑस्ट्रेलिया का रैबिट प्रॉब्लम, वो भी मैंने डिस्कस किया था हमारे इकोसिस्टम वाले लेक्चर में। तो कहने का मतलब ये है कि हर जीव का अपना विशिष्ट स्थान है, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो, वो भी नेचर में अपना विशिष्ट कार्य करती है, पर्टिकुलर उसका वर्क होता है, वो करती है। डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया वायरस है, उनका भी अपना काम होता है। तो हर जीव जरूरी होता है और इसीलिए उनको बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन भी जो है खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी वो मैंने सब आपके साथ में डिस्कस कर ली है। ठीक है।